बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल है, दिन एतवार का। अगले 19 रोज़ जस्टिस काजी फैसल साहब के केस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 19 रोज़ में आर या पार हो सकता है। फैसला उनके हक़ में भी हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ भी हो सकता है और ख़ास तौर पे नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर तो फ़ैसला बहुत इम्कानात हैं कि 30 अप्रैल से पहले हो जाएगा। क्यों ये फ़ैसला हो जाएगा उस पर भी हम आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 साल मुकम्मल होने को हैं इस केस को, इस रेफरेंस को जो सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वाहिद फोरम है जजेस के एहतसाब का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, उनको निकालने के लिए एक ही फोरम है जिससे रजू किया जा सकता है और वह है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होते हैं और 2 जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के होते हैं। हाई कोर्ट के वो जजेस होते हैं जो सीनियर 3 जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, यानी जो भी चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का, जो सीनियर 3 होगा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, वो इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा होंगे। इसमें यह है कि अब जो नई तश्कील हुई है उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब जो कि चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, उनके बाद जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं और तीसरे जो जज जस्टिस उमर बंदियाल साहब थे सीनियरिटी में। लेकिन उसमें अब यह हुआ है कि सोहेल खान साहब दी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो सोहेल खान साहब ने ये खबर दी है कि उमर अता बंदियाल साहब ने जो है वो रिक्यूज़ कर लिया है। उमर अता बंदियाल साहब उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा नहीं होंगे जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला डिस्कस करने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि उमर अता बंदियाल साहब उस बेंच के हेड हैं जो इस वक्त केस सुन रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का और जिस बेंच ने फैसला किया था काजी फ़ाइज़ साहब के केस का। लेकिन दोबारा जाते हैं, वो जो मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा था, मई 2019 में ये रेफरेंस भेजा गया, रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू हुई। जब कार्रवाई शुरू हुई तो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल थी उस वक्त की, वो मुतमईन हुई कि हमें काजी फ़ैसल साहब को शोकॉज़ नोटिस जारी करना चाहिए। पहले उन्होंने सिंपल नोटिस जारी किया, काजी फ़ैसल साहब से जवाब लिया, जवाब से वो मुतमईन नहीं हुए तो फिर शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया। जब उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया तो फिर काजी फ़ैसल साहब ने उस शोकॉज़ नोटिस को, इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। और इसी दौरान फिर जब उन्होंने सदर पाकिस्तान को 3 लेटर लिखे थे और वो लेटर मीडिया पर आए थे, तो फिर वही शहजाद भट्ट साहब ने रेफरेंस एक उनके खिलाफ दायर किया था। उस पर फैसला तो उनके हक में आया था, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी चीज़ों को काजी फ़ैसल साहब ने चैलेंज किया। अब हुआ ये, जब उन्होंने चैलेंज किया तो 7 रुकनी एक बेंच बना। 7 रुकनी बेंच बना तो उस पर इतराज़ात उठाए गए 2 जजेस के ऊपर, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब पर और एक जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब पर। इजाज़ुल एहसन साहब और तारिक मसूद साहब दोनों ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और साथ ही काजी फ़ैसल साहब की दरख्वास्त ये थी कि 10 रुकनी बेंच फुल कोर्ट, यानी उनका केस सुनने, लेकिन फुल कोर्ट में क्योंकि टोटल 17 जजेस होते हैं, 3 सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वाले नहीं बैठ सकते थे, चौथे काजी फ़ैसल साहब खुद नहीं बैठ सकते थे, 2 जजेस ने खुद को अलग कर लिया और एक मेरे ख्याल उस वक्त जो है वो जज अभी कोई और सुप्रीम कोर्ट में आए नहीं थे। दोबारा 10 जजेस ने ये केस 10 जजेस ने ये केस सुनना शुरू किया। 41 समातें हुई, 41-42 समातें हुई और उन समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये सुनाया 10 रुकनी बेंच ने 7-3 से। 10 के 10 जजेस ने जो रेफरेंस था उसको कलअदम करार दे दिया था और ये कहा था कि इस रेफरेंस में कानूनी तौर पे जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। और उस वक्त आपको याद भी होगा कि बड़े मिठाई के डब्बे खाए गए थे, बड़े वो उस वक्त दावे किए गए थे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ये फैसला आया है। लेकिन साथ ही क्योंकि उसी में 7 जजेस ने ये कहा था कि रेफरेंस तो हम कलअदम कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है जजेस के एहतसाब का, इसको हम इस तरह नहीं जाने देंगे। काजी फ़ैसल साहब के अहलिया और बच्चों के असासा और जदादें जो सामने आए हैं, ये बहुत सीरियस इशू है। और 7 जजेस ने कहा कि हम ये मामला FBR को भेज रहे हैं। FBR काजी फ़ैसल साहब की अहलिया को, उनके बच्चों को नोटिस जारी करेगा, FBR उनके जवाब लेगा, इसके ऊपर तहकीकात करेगा और 100 रोज़ का टाइम दिया गया था कि FBR अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजेगा और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उस रिपोर्ट का जायज़ा लेगी। जायज़ा लेने के बाद अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये लगता है कि काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी इनको ये असास और जदादें डिक्लेयर करनी चाहिए थी, इन्होंने डिक्लेयर ना करके मिसकंडक्ट किया है, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनको ओहदे से बरतरफ कर सकती है। लेकिन यह भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही कि अगर जो FBR की रिपोर्ट है, FBR अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि काजी फ़ैसल साहब की अहलिया और बच्चे मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सके, और ये रिपोर्ट अगर वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को देते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देखकर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ठीक है ये जस्टिफाई नहीं कर सके, लेकिन हमने जायज़ा लिया है, इस पर कार्रवाई सिर्फ उनकी बीवी और उनके बच्चों के खिलाफ होनी चाहिए। काजी फ़ैसल साहब ने मिसकंडक्ट नहीं किया, ये असासा जदादें डिक्लेयर ना करके
या अगर उनके बीवी और बच्चे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो उनका कसूर है। लिहाजा हम काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ ये जो मामला है, ये जो इंक्वायरी है, ये जो केस है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। दूसरा भी उन्होंने कहा ये पहलू हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि काजी फैसल साहब की अहलिया और उनके बच्चे जस्टिफाई कर दें, मनी ट्रेल दे दें कि ये पैसे हमने इस तरह से कमाए, इस तरह से भिजवाए और ये हमने ये फ्लैट लिए, तो फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि ठीक है, बीवी ने, बच्चों ने ये जस्टिफाई कर दिया, मनी ट्रेल दे दिया, लेकिन काजी फैसल साहब को ये डिक्लेयर करने चाहिए थे अपने जो उनके टैक्स रिटर्न हैं और जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें, तो फिर ये मिसकंडक्ट करार देकर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उन्हें ओहदे से हटा सकती है। अब हुआ ये कि सुप्रीम FBR ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की, कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी। अब आगे ये होता है, काजी फैसल साहब उस फैसले को, 7 रुकनी बेंच के फैसले को, यानी 10 रुकनी बेंच का फैसला था, 7-3 से था, उसको चैलेंज कर देते हैं। काजी फैसल साहब भी, उनकी अहलिया भी। जब वो चैलेंज करते हैं तो 7 जजेस बैठकर और केस सुनते हैं। फिर ये एतराज़ किया जाता है कि नहीं, 7 नहीं 10 के 10 बैठेंगे। उन्हें ये कहा गया कि क्योंकि आपको इन 7 जजेस के फैसले पर एतराज़ है तो इसलिए ये 7 ही सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो सुनेंगे दोबारा वो वही 10 जजेस सुनेंगे। फिर इसके ऊपर तवील समातें हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा जो है वो बेंच बनाया। लेकिन क्योंकि जस्टिस फैसल अरब साहब रिटायर हो चुके थे तो फैसल अरब साहब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको इस बेंच में शामिल किया गया। अब जब ये 10 रुकनी बेंच बनता है तो काजी फैसल साहब कहते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त से पहले एक और मामला है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे ख़िलाफ़ जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसकी जो समाअत आपने करनी है उसको लाइव जो है वो नशर किया जाए, PTV के ज़रिए लाइव दिखाया जाए, तमाम चैनल्स कवर करें और पूरे पाकिस्तान को वो दिखाया जाए। अब इस पर भी बड़ी तवील समातें हुई, उसका हवाल मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि काजी फैसल साहब ने, जो उनके वकील थे मुनीर मलिक साहब, बताया तो ये गया कि वो बीमार हैं, लेकिन काजी फैसल साहब खुद दलाइल देना चाहते थे, उन्होंने खुद दलाइल दिया और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, 10 रुकनी बेंच ने महफूज कर लिया, वो फैसला अभी नहीं सुनाया गया। अब 2 डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि 13 तारीख को उनका ये केस लगा दिया गया है, 13 को ये 10 रुकनी बेंच ये केस सुनेगा। वो जो मैंने बात की थी कि 30 से पहले क्यों फैसला सुनाना है, उसकी वजह यह है कि 30 अप्रैल को जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो रहे हैं, और जस्टिस मंजूर मलिक साहब क्योंकि रिटायर हो रहे हैं उससे पहले नज़रसानी दरख्वास्त सुनकर फैसला सुनाना है, वरना फिर ये बेंच टूट जाएगा, फिर एक और जज को शामिल करना पड़ेगा। और उसमें भी मसला ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब अगर वो बेंच का हिस्सा बनते हैं, ये बेंच टूटता है, तो फिर उस पर भी काजी फैसल साहब एतराज़ करेंगे, क्योंकि काजी फैसल साहब ने उनके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के मामले पर बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि एतराज़ात किए थे। और एक और मामला ये है कि अब जब उमर रज़ा बंदियाल साहब ने रिक्यूज़ कर लिया है और वो उस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, तो उनके बाद जो है वो मकबूल बाकिर साहब हैं। मकबूल बाकिर साहब तो वो भी इस बेंच का हिस्सा थे, बाकी जजेस भी इनका हिस्सा थे। सिर्फ एक जज अब बचते हैं जो इसका हिस्सा नहीं थे, उन 2 जजेस के अलावा, जिन पे पहले ही वो इतराज़ कर चुके हैं, वो सरदार तारिक मसूद साहब और इजाज़ुल हसन साहब। वो है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। क्या मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बैठेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? उन पे पहले काजी फैसल साहब इतराज़ात कर चुके हैं। और साथ ही अब जो अतर मंडला साहब हैं वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। तो 14 तारीख को नासिर इकबाल साहब की खबर के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फैसल साहब के मामले को डिस्कस करने जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें क्या इम्कानात हैं। एक इम्कान ये हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहे कि क्योंकि अभी ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उनकी वो पेंडिंग है, अभी हम इसको पेंडिंग रखते हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि अब देखते हैं कि 13 को जब समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट पहले वो फैसला सुनाती है लाइव वाला, या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लाइव वाले पे भी हम किसी फैसले पे नहीं पहुंचे और आप अपनी नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर दलाइल शुरू करें, या पहले वो फैसला भी साथ सुनाया जाता है। अब ये भी हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि अभी मामला वहाँ पर पेंडिंग है नज़रसानी दरख्वास्त का, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहे कि हम जो है इस केस को बंद कर रहे हैं, हमने जायज़ा लिया है, फर्दर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती। अगर फायज़ ईसा साहब की अहलिया और बच्चे जस्टिफाई नहीं कर सके मनी ट्रेल, तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और FBR उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको नोटिस दे, उनको जुर्माने करे, उनसे मजीद जो भी कार्रवाई करनी है FBR के कवानीन के मुताबिक वो की जाए। लेकिन जज साहब का कोई रोल नहीं बनता था, क्योंकि ये उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी बीवी और बच्चे, तो इसलिए वो उनका मामला है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जज साहब के खिलाफ ये केस हम मुस्तकिल तौर पर बंद कर रहे हैं, अब ये केस आगे नहीं चलेगा।
लेकिन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहे कि ये मामला तवील अरसे से हमारे पास है, FBI की रिपोर्ट आ गई है और बीवी और बच्चे उनके असासे और जायदादें जस्टिफाई नहीं कर सके, मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो अब हम जज साहब को एक और मौका देते हैं और आखिरी मौका देते हैं कि वो हमें बताएं कि क्या मनी ट्रेल थी, क्या सोर्स ऑफ इनकम था और किस तरह से था। तो इसलिए 2 साल तो होने को हैं। मई 2019 में ये मामला शुरू हुआ था, अप्रैल जो है वो आधा गुजरने को है और 30 अप्रैल से पहले नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला होना है। और साथ ही नज़रसानी दरख्वास्त, नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर क्या 2 तरह के फ़ैसले आ सकते हैं। एक तो यह है कि उनकी नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए और कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को बरकरार रखती है जो फ़ैसला था कि FBI ने रिपोर्ट भिजवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है जजेस कन्विंस हो जाएं नज़रसानी में कि जी ठीक है, हम उस फैसले को कलअदम करार देते हैं जो ये फैसला था कि FBI कार्रवाई करे और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए। तो इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त है। मामला ज़ाहिर है सब जुडिस है, इस पर उस तरह से राय नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। लेकिन होता यही है कि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं 99% ऐसा ही होता है कि वो मुस्तरद होती हैं। अब जो एक काजी फैसल साहब के हामी एक जो बात करते हैं कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी जो है वो काजी फैसल साहब के हक़ में चले जाते हैं और मंजूर मलिक साहब भी काजी फैसल साहब के हक़ में चले जाते हैं, तो 2 जजेस जो है वो चले जाएंगे उनके हक़ में, 3 पहले उनके हक़ में थे, तो यूँ 5-5 से फैसला होगा। अगर 5-5 से होगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। बहरहाल इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है, क्या फ़ैसला आता है। मैंने आपको इम्कानात बताए हैं और आपको बताया है कि अगले 19 रोज़ इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में फ़ैसला हो जाएगा कि काजी फैसल साहब का केस किस तरफ जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।